जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 6 हिस्ट्री का हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो 2 चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसा कि मैं हर वीडियोस में बताता हूं कि सीटेट 2024 जुलाई का जो होने वाला है उसमें जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एसएसटी से कुल मिलाकर वहां पर 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको कंटेंट से और वह हूबहू एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से छपा होता है। एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि जिसमें सीडीपी से 30 क्वेश्चंस होते हैं, आपको इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हिंदी से भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एसएसटी से कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन, या फिर अगर कोई मैथ साइंस वाले होंगे तो उससे 60 क्वेश्चन, उसमें एसएसटी नहीं होगा, जो बीएससी वगैरह किए रहते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। तो इसमें से आपको कितना हो गया, 3 3 6 3 9 6 15, यानी टोटल 150 नंबर का एग्जाम होता है। और ये इसमें एसएसटी जो होता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एसएसटी जो है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में आप कवर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। सीडीपी आप 10 से दिन में आप खत्म कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका पेडागोगी आप 2 से 3 दिन पढ़ लीजिए, काफी है। इंग्लिश हिंदी का भी वही है, सेम टू सेम पेडागोगी रहता है, 2 से 3 दिन काफी है। लेकिन एसएसटी में कम से कम आपको 2 महीने का समय तो देना होगा, तब जाकर 40 या फिर 60 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपका सीटेट का सिलेबस होता है। जो भी बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये वीडियो में बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट्स को मैं बताता हूं। साथ ही साथ अगर सीटेट जुलाई से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस आता है तो वो सारे हमारे वीडियोस पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर। चलिए अब यहां पर देखते हैं पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है, इस चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है वो पुराने भवन की संरक्षण के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए देखिए, यहां पर पढ़िएगा। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चों भूतहा घर कहा करते थे। अक्सर सी बात है कि हम लोग जब भी बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो उस क्रिकेट खेलने के दौरान हमारी बॉल कुछ ऐसी जगह पर चली जाती थी जहां पर वर्षों से कोई नहीं रहता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, भूतहा घर के नाम से उसके पुकारा करते थे। ठीक है, उसी तरह जसपाल और हरप्रीत का भी सेम वही कहानी है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुराने खंडहर का मतलब होता है एक विरासत, ऐसा विरासत जो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति डवाडोल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, रख रखाव करते हैं, ताकि एक टूरिज्म के रूप में उसको देखा जा सके और अपने ऐतिहासिक चीजों को संजो कर रखा जा सके। इसी चीज से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलने वाला है। चलिए अब देखिए, बहुत ही जबरदस्त कहानी, इतनी जबरदस्त कहानी आपको पढ़ने की मिलेगी। हड़प्पा की कहानी है। ये कहानी पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको एंशियंट हिस्ट्री में डेवलप हो जाएगा, आपको माइंडसेट भी आपको एंशियंट हिस्ट्री क्या क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। अब देखिए हड़प्पा की कहानी क्या है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर कहानी को थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लेकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
150 साल पहले की बात है। 150 साल पहले पंजाब में क्या हुआ था कि पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने की बातचीत चल रही थी कि हम लोग रेलवे लाइन बिछाएंगे, और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उनको क्या हुआ, हड़प्पा पूरा स्थल मिल गया। और हड़प्पा पूरा स्थल मिला, हड़प्पा मतलब होता है कि एक पुरानी सभ्यता, यानी कि पूरा गांव को हड़प्पा के नाम से जाना जाता था, पूरा संस्कृति को। तो उस गांव में हड़प्पा को एक गांव के रूप में लेकर चल सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि विभिन्न जगह पर अलग अलग घर हुआ करते थे, और वो एक समय ऐसा आया था कि बाढ़ आ गई थी, कि सूखा पड़ गया था, कि सारा वो चीज सभ्यता और संस्कृति हड़प्पा की समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा वाले जगह पर जब खुदाई का काम चलना शुरू हुआ, तो लोगों को कोई पता नहीं था कि इसके नीचे भी हमारी एक पुरानी संस्कृति कभी बसा हुआ करती थी। तो क्या हुआ, ये लोग जब खोद रहे थे रेलवे लाइन जो बिछाने की पटरी का जो काम होता है, खोदते खोदते यहां पर क्या मिल गया, ईंटा मिला, जिसको बोलते हैं ब्रिक्स मिल गया। अब वो लोग क्या किए, इस ब्रिक्स को लेकर ये पटरी को साइड साइड में लगाने का काम शुरू कर दिए। अब यहां से वो लोग क्या किए, हजारों ईंटें ले लिए, और हजारों ईंटों लेकर क्या किया, रेलवे लाइन का पटरी बिछाने में उसका इस्तेमाल किया। तब तक इनको पता नहीं था कि इसके नीचे क्या एक हड़प्पा सभ्यता थी। इस बात से उनको किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। यह जानकारी आगे चलकर आज से 80 साल पहले पता चला, यानी कि 70 साल तक कुछ नहीं हुआ। 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने जब पता लगाया कि अरे भाई इसके नीचे तो एक नई संस्कृति थी, एक नए नए रूम है, नए नए घर हैं, तो अक्सर सी बात है कि ऐसा घर बनाएगा कौन। तो पता चला कि यहां तो पुराने लोग कभी रहा करते थे। चलिए उसको पढ़ के हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। अब उनको ब्रिक्स मिला, ब्रिक्स को लेकर जाके रेलवे लाइन बिछा दिए। इससे क्या हुआ कि उनके जो पुराने विरासतल थे, रूम थे, घर थे, इमारतें थी, उस इमारत को क्या होगा, तहस नहस हो गया। लेकिन पूरी तरीके से तहस नहस नहीं हुआ था, कुछ हद तक हुआ था, लेकिन कुछ हद तक बचा हुआ था। अब इसके बाद को पॉइंट्स को पढ़िए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। 80 साल बाद इन लोगों ने ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह सभी पुरा स्थल में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लेकर चल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो हुआ था वो 4700 साल पहले हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता जो है, देखिए अब क्या हुआ, जैसे एक गांव है, ठीक है, इस पूरे गांव का नाम हड़प्पा रखा गया, ठीक है, और हड़प्पा के अंदर बहुत सारे शहर थे, ठीक है, बहुत सारे शहर थे जिसको स्थल, जिसमें धौलावीरा था, लोथल था, कालीबंगल था, और एक मोहनजोदड़ो था, और एक हड़प्पा नाम का भी शहर था। ठीक है, हड़प्पा पूरा गांव का भी नाम है, हड़प्पा एक अंदर एक शहर भी था जिसको स्थल के नाम से चलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा बोलूंगा तो हड़प्पा एक पूरा संस्कृति को भी बोला गया है, और हड़प्पा एक बाकायदा एक स्थल को भी बोला गया है। ठीक है, चलिए, लेकिन ये याद रखना कि हड़प्पा शहर का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, और इसकी खोज आज से 80 साल पहले वाकई रूप से हुई थी। और आज से 150 साल पहले रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, उस समय ही थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई थी कि यहाँ भी कोई संस्कृति यहाँ पर पहले विकास किया करता था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। पुराने इमारत को सुरक्षित रखने से एक तो टूरिज्म का डेवलपमेंट होता है, और दूसरा हमारा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज को नेक्स्ट जो हमारे जनरेशन आता है उसके बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में बताने में हमको थोड़ा सा मदद मिल जाती है। चलिए अब देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। नॉट इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं पढ़ना है। हम अकॉर्डिंग टू सीटेड बता रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही बता रहा हूं। इन सभी स्थलों में पुरातत्व को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ठीक है, चलिए
ये जो बिल्कुल ये बातचीत लिखी गई है हड़प्पा से रिलेटेड ही लिखी गई है, ठीक है, हड़प्पा से रिलेटेड ही पॉइंट्स लिखे गए, लेकिन इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा की विशेषता के बारे में। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा नगर थे उसकी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा नगर की विशेषता क्या क्या थी मैं पहले ही बता दूं। जो कई नगर जो थे वो 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में विभाजित था। पहला पॉइंट याद रखना था कि नगर जो थे 2 या 2 से ज्यादा हिस्से में विभाजित था, ठीक है, ज्यादा हिस्सों में क्या था? विभाजित था। दूसरा इसकी क्या विशेषता है? तो दूसरा विशेषता थी कि इसका जो पश्चिम भाग था वो छोटा था और पूर्वी भाग यानी पश्चिम को हम लोग बोलते हैं वेस्ट, ये वेस्ट जो था वो स्मॉल था, ठीक है, और इसका जो पूर्वी भाग था वो क्या था? बड़ा था, यानी बिग साइज था। अब इसको पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जैसे मैं बताया गया था कि हड़प्पा के नगरों जो थे ये 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में विभाजित था, पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसकी एक विशेषता तो ये हो गई। और देखिए पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में बना था। ये पॉइंट्स यहां से लेकर यहां तक का रट के जाना है आपको, ठीक है, ये पॉइंट आपको रट के जाना है, यहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं। अब ऊंचे वाले जो भाग थे उसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां जो थी पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की हुई थी कि हजारों सालों के बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों का चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊंचे वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया और निचले वाले भाग को निचला नगर कहा गया। कुछ नगरों में नगर दुर्ग की कुछ खास इमारतें बनाई गई है। अब देखिए यहां तक आपको जो पढ़ा उतना क्लियरेंस नहीं मिला। अब मैं क्लियरेंस के रूप में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मुझे एक पेज मिल जाता तो मैं उसको अच्छे से समझा देता आपको। खैर यहां पर मुझे पेज तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर ही मैं लिख देता हूं, नीचे लिखता हूं, चलिए यहां पर जगह है। अब देखिए इस पॉइंट को मैंने आप लोगों ने जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? हड़प्पा नगर की विशेषता के बारे में बताना है कि पहला जो विशेषता थी कि कई नगर जो थे, हड़प्पा के जो कई नगर थे, हड़प्पा के जो कई नगर थे वो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित था। कई नगर 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में क्या था? तो विभाजित था, विभाजित था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि पश्चिम भाग जो था, ये इसका जो पश्चिम भाग था, हड़प्पा का जो पश्चिम भाग था वो क्या था? छोटा था। पश्चिम भाग छोटा था जिसका नाम क्या था? इसका नाम था नगर दुर्ग था। इसका नाम क्या था? नगर दुर्ग था, ठीक है। अब देखिए पूर्वी भाग जो था, ठीक है, पूर्वी भाग जो था वो क्या था? बड़ा था, और इसका नाम क्या था? निचला नगर था, निचला नगर था। यही चीज इसकी विशेषता में स्पष्ट तौर पे आपको दिया हुआ है। और जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग चारों दीवारियां पक्की ईंटे की थी, ये भी लिख दे रहा हूं, यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न, ईस्टर्न दोनों भाग, वेस्ट और ईस्ट जो थे, वेस्ट और ईस्ट ये दोनों भाग क्या थे?
ये दोनों भाग की जो चार दीवारी थी, यानी कि चारों दीवार जो थी वो पक्की ईंटों से बनी थी, पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, यही पॉइंट इतना दूर में आपको समझाया गया है कि कई नगर जो थे वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में विभाजित था। पश्चिम भाग छोटा था जिसका नाम नगर दुर्ग था, पूर्वी भाग बड़ा था जिसको निचला नगर के नाम से जाना गया, और वेस्ट और ईस्ट ये दोनों भाग जो थे ये चारों दीवार की पक्की ईंटों से बनी थी। अब यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं डिलीट करके। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्या है। इन नगरों में कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, पश्चिम भाग छोटा था लेकिन यह ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, यानी कि पश्चिम वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है, यानी कि पूर्वी भाग को निचला नगर कहा गया है। और पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों की चार दीवारियां क्या थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छे से पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारों खड़ी रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। जो मैं यहाँ पर पॉइंट आपको लिखवाया, यही पॉइंट आपको उतना लंबा चौड़ा समझाया हुआ है, जो कि मैं एक शॉर्ट में आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई है। अब नगर दुर्ग का मतलब पश्चिमी भाग में, ठीक है, यह पश्चिमी भाग की बात हो रही है, पश्चिमी भाग की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर अब ये आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो किस भाग में है, तो पश्चिमी भाग में है। मोहनजोदड़ो जो थी वो किस भाग में है, ये भी मोहनजोदड़ो जो था वो पश्चिमी भाग में है। ठीक है, पश्चिमी भाग में है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो महान स्नानागार का साक्ष्य जो मिला है, अब बोलेंगे ये कहां से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदाड़ो से मिला है। महान स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो यहां से लेकर यहां तक जो मैं बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक महान स्नानागार मिला है, जो कहां से मिला है, इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो क्या था, हड़प्पा का एक स्थल था। ठीक है, हड़प्पा सागर का एक क्या था, स्थल था। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है उसमें किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया था, ईंट और प्लास्टर का। पानी की रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, तो यानी कि क्या हुए थे कि ये तालाब बना हुआ था। अब ये तालाब को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज हुआ और प्लस प्लास्टर उसको कर दिया गया, लेकिन इससे भी पानी नहीं रुकता था, तो पानी को रोकने के लिए चारकोल का प्रयोग किया गया, और ये दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। इसको उतरने के लिए ये दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, दोनों तरफ से क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, या यही चीज यहां पर लिख रहे हैं। और इसके चारों ओर क्या बनाए गए थे, तो इसके चारों ओर जो है कमरे बनाए गए थे, एक कमरे के रूप में मैं आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी जो है वो कुएं से निकाला जाता था। अब उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब काम हो जाता था तो उस पानी को खाली कर दिया जाता था। शायद उनको लगता है कि अगर उसमें पानी भरा रहेगा तो स्मेल करेगा, गंदे कीड़े उसमें आ जाएंगे। और यह वशिष्ठ नागरिकों के विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी यहां पर आप हमेशा स्नान नहीं कर सकते हैं, यहां पर आपको विशेष अवसर पर और विशेष नागरिक यानी स्पेशल गेस्ट इसमें स्नान किया करते थे। तो यानी कि यहां से स्पष्ट तौर पे यह समझ में हमको आ रहा है कि जो
स्नानागार का साक्ष्य मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि प्लास्टर और ईंट से बनाया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का प्रयोग किया गया। इसमें पानी भरने के लिए कुएं का प्रयोग किया गया, और जब इसमें लोग नहा लेते थे तो उसे पानी को खाली कर दिया जाता था, और ये स्पेशल अवसर पर स्पेशल गेस्ट के लिए ये स्विमिंग पूल को बनाया गया था। ये चीज आपको इतना डिटेल में समझा दिया हूं। मुझे उम्मीद है कि सारे के पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में है, ये चीज को देखिएगा। कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो जहां पर भाई आपको अग्निकुंड का साक्ष्य मिल रहा है तो इसका संभवतः मतलब ही है कि वहां पर यज्ञ हो रहा होगा, तभी तो अग्निकुंड बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट ये याद रखना कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल से। और बड़े बड़े भंडारगृह के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। तो ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है। दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर नोट डाउन करना है तो, कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब इसको याद कैसे किया जाए? काली भगवान का जब पूजा होगा तो क्या अग्नि से अग्निकुंड में वहां पर हवन करवाएंगे तभी ना। ठीक है, तो कालीबंगा और लोथल ऐसे याद कर लीजिए। और बड़े बड़े भंडारगृह का साक्ष्य हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट्स को मैं इजिली वे में कवर करा रहा हूं, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको पीवाईक्यू में आपको शो में कर रहा हूं, ताकि आपको शायद प्रीवियस ईयर में इसे पूछा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है स्विमिंग पूल। अब देखिए ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है। आपको बोले ना कि दोनों तरफ से सीढ़ी उतरने के लिए, एक इधर से है और एक शायद ये वाला पार्ट है, ये सीढ़ी उतरने के लिए है। अब देखिए ये चारों तरफ क्या है? ये घर बनाए थे, इसके चारों तरफ क्या थे? सब देख रहे हैं, घर बना हुआ है। ठीक है, चारों तरफ घर बना हुआ है, और इसमें कुआं अगल बगल कहीं ना कहीं होगा, उस कुएं से इसमें पानी लाकर भरा जाता होगा। तो यही था महान स्नानागार, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हड़प्पा की नगरों की ईंटे की चिनाई, देखिए कितने अच्छे से इसकी चिनाई की गई थी। देख रहे हैं ना किस तरह से चिनाई की गई है, एक जस्ट लाइक सीढ़ी के रूप में इसको चिनाई की गई है। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। अब हम लोग भवन के बारे में बात कर रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो थे, इस संस्कृति की भवन, नाले और सड़क कैसे हुआ करते थे। तो देखिए इन नगरों का घर जो है 1 या 2 मंजिल होते थे। घर कैसे थे? या तो 1 मंजिल या तो 1 से प्लस यानी 2 मंजिल हुआ करते थे। ठीक है, घर कैसे हुआ करते थे? 1 या 2 मंजिल हुआ करते थे। और घर के आंगन के चारों ओर क्या होते थे? कमरे बने हुए करते थे। अब इस तरह का घर हुआ था। एक घर हो गया, एक घर का आंगन हो गया, आंगन के किनारे और ये कमरे बने हो रहे हैं, ये कमरे बने हुए हैं। जैसे आज भी हमारे विलेज में ऐसा घर देखने को आपको मिल जाएगा। और अधिकांश घरों में स्नानागार होता था स्नान करने के लिए, और जिसके घर में स्नानागार नहीं हो उसमें कुछ कुछ कुएं होते थे। तो ये स्नान करने के लिए हमें एक तो कुआं का साक्ष्य मिला है और एक स्नानागार का साक्ष्य मिला है। तो दोनों पॉइंट को आपको समझ में चलना होगा। अब हम लोग नाले के बारे में पढ़ते हैं, नाले कैसे थे। अब देखिए नाले कैसे थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, यानी सोचिए 4700 बरस पूर्व की बातचीत चल रही है, और उस समय भी नाले को ढक कर रखा जा रहा था। यानी हमारी भारतीय संस्कृति सोचिए उस समय कितनी हाई लेवल पे उसकी विरासत को माना जा रहा होगा। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था, और हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। यानी कि पानी को बहाने के लिए ढलान का उपयोग किया जाता था। और अक्सर घरों की नालियां जो थी वो सड़कों की नालियां से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यानी कि एक सेंट्रलाइज एक ये नाला हो गया, और ये घर बने हुए हैं, ये नाला का पानी इसमें, ये घर का पानी इसमें, ये घर का पानी इसमें, और एक पानी कहां जाकर ये सीधे ऐसे बह रहा है। यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया था, किसके लिए? नाला के लिए। और नाले के ढके होने के लिए जगह जगह पर मेनहोल लगाए गए थे, जगह जगह मेनहोल था ताकि इसको खोलकर इसको साफ सुथरा किया जा सके, इनकी देखभाल की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से यानी प्लानिंग तरीके से इसे बनाया गया था। ठीक है, तो घर, नाले, सड़कों का निर्माण कैसे हुआ था? तो योजनाबद्ध तरीके से यानी प्लानिंग के तरीके से इसका निर्माण
किया गया था। तो इतने अच्छे से समझिए, उस समय की बातचीत चल रही है और उस समय लोग नाले को, सड़कें को किस तरीके से बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बनाया करते थे। ये आज के डेट में भी ऐसा नाला देखने को नहीं मिलता है। देखिए ये नाला ही है, देखिए यही नाला है, देख रहे हैं, ये नाला बना हुआ है और हर घर से नाला को कनेक्ट किया गया है। देख रहे हैं, ये बीच में सेंट्रलाइज सिस्टम है। रोड जैसा नहीं था, लेकिन उसमें रोड क्यों होगा, उसमें गाड़ी वगैरह चलती नहीं होगी तो रोड का प्रयोग नहीं किया जाता होगा। चलिए अब हड़प्पा के नगरीय जीवन के बारे में बात करेंगे। नगरीय जीवन कैसे थे? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहां पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। तो यहाँ के जो शासक थे उनका क्या काम था? इमारत का प्लानिंग करना, इमारत को प्लानिंग करना कि कैसे इमारत को बनाया जाए, यह काम किसका था? तो शासक का था। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। अब देखिए जो राजा थे, वो राजा जो थे वो दूसरे जगहों से क्या मंगवाते थे? धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज का वो आयात करवाते थे। ये तो नॉर्मल सी चीज है कि पहले भी हम लोग आयात और व्यापार का काम किया करते थे। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है शायद शासक लोग खूबसूरत मणकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। अब इसके पीछे का रीजन यही ना होगा कि आप अगर कोई राजा कोई और जगहों से बहुमूल्य पत्थर मंगा रहा है, अन्य उपयोगी चीज मंगा रहा है, मनके बनाने के चीज मंगा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि ये सोने चांदी या फिर आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, इसलिए इस चीजों का बनाने के लिए मंगवाते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिख पाते थे। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये साल पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिए। तो लिपिक क्या थे? यह लिखने का काम करते थे, जैसे मोहरों पर लिखना और अन्य जगहों पर लिखना। तो इस पॉइंट्स को याद रखना। लिपिक का अर्थ क्या होता है? कि जो लिखने का काम किया करते थे। ठीक है, लिखने का काम करने वाले व्यक्ति को लिपिक कहा जाता था, जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य अन्य जगहों पर भी लिखा करते थे। अब आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह का चीज बनाते थे। तो यानी शिल्पकार जो थे वो स्त्री और पुरुष दोनों थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में जो शिल्पकार थे वो क्या स्त्री थे या पुरुष थे? स्त्री थे, पुरुष थे या दोनों थे या इनमें से कुछ नहीं थे? तो दोनों आंसर होगा, स्त्री और पुरुष दोनों थे। और जो अपने घरों में किसी उद्योग स्तर में क्या बनाते थे? नए नए चीजों का निर्माण किया करते थे। ये लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुओं लाते थे। साथ ही सुदूर देशों के किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं। तो एक हड़प्पा संस्कृति से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, जिससे बच्चे शायद मिट्टी के खिलौना से क्या करते थे? खेलने का काम किया करते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नगर और नए शिल्प क्या है, इसको अब देखा जाए। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के नगर से पुरातत्विक को जो चीजें वहां से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे मिले हैं, कांसे मिले हैं, सोने और चांदी जैसे धातुएं बनाई गई थी। यानी इन सब चीजों का हमें साक्ष्य मिला है हड़प्पा के शहरों से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से। तो ये लोग आभूषण वगैरह, धातु वगैरह बनाने में इसका प्रयोग करते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो तांबे और कांसे से औजार बनाने का काम होता था, हथियार बनाने का काम होता था, गहने बनाने के काम होता थे और बर्तन बनाने के काम होते थे। और सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाने के भी काम हुआ करते हुए। ये सारे हम लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। क्या है? मनके, बाट और फलक। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है
कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मुहर बनाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मुहर बनाते थे वो किस धातु का इस्तेमाल करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करके वो लोग मुहर बनाते थे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा के लोग जो थे वो मुहर पत्थरों से बनाया करते थे। एक सेकेंड रुक जाएंगे आप। पत्थर से क्या बनाते थे? मुहर बनाते थे। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं। तो मुहरों पर किसके चित्र मिले हैं? तो जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो किस मिट्टी का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए क्या करते थे? तो इसका जवाब होगा लाल मिट्टी का। ठीक है, लाल मिट्टी का। आगे पढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो आपसे मैंने पहले ही बोलता था कि मेहरगढ़ से हमें पहले भी गेहूं एवं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बातचीत किया था किसके बारे में? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ और भेड़ और बकरी पालन के भी साक्ष्य मिले थे। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल है। ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कपास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा फूलदान का ढक्कन कहां से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अभी काफी लंबा चैप्टर है। चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से अधिकतर वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, तो विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी चीज को बनाने के लिए ट्रेनिंग लेता है उसको विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे पत्थर तराशना एक ट्रेनिंग का काम है। मनके चमकाना ट्रेनिंग लेगा तभी बना सकते हैं। मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये सारी चीज जब तक किसी को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये जो चेहरा बना हुआ क्या लग रहा है कि बिना ट्रेनिंग से इतना अच्छा, जो ये दाढ़ी वगैरह सारा बना है, कान बना है, लिप्स बने, नाक देख रहे हो कितना बड़ा नाक है, ये बिना चित्रकारी के तो ट्रेनिंग के नहीं कोई बना सकता है। यही पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाओं और पुरुष दोनों इस काम को किया करने में दक्ष थे। यानी हो सकता है कि जो विशेषज्ञ वाला जो काम था वो महिलाएं और पुरुष दोनों करते हो, या फिर सिर्फ महिला करते थे या फिर पुरुष ही किया करते थे। अब यहाँ पर एक फ्योन्स के बारे में चर्चा की है कि फ्योन्स होता क्या है। तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। बिल्कुल है, जो पत्थर है और शंख है वो प्रकृति से हमें मिलती है। ठीक है, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फ्योन्स को कैसे बनाया जाता है? आर्टिफिशियल रूप से या फिर नेचुरल प्राप्त होता है? तो इसको आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। ये बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी बालू के और पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर फ्योन्स वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पे चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यानी आभूषण बनाने का काम जो बेसिकली होता था वो फ्योन से किया जाता था। छोटे बर्तन भी इससे बना लिए जाते थे।
ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर जरूर होगा। अब देखिए, कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा कि कच्चा माल क्या होता है, तो कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं उसको हम लोग कच्चे माल बोलते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी या धातु का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। ठीक है, जो लकड़ी हमें उपलब्ध होते हैं या फिर कोई धातु का अयस्क मिलते हैं वो क्या है, एक प्राकृतिक रूप से कच्चा माल ही है। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। बिल्कुल सही है कि अगर कपड़ा है, कपड़ा को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो उसका रॉ मटेरियल हम लोग कपास के रूप में उसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल बात है। यानी कच्चा माल क्या होता है, बेसिकली इसी पॉइंट पर इसी चीज को फोकस किया गया है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे दूर दूर से आयात करते थे। तो नॉर्मल सी बात है कि सारा चीज इंडिया में तो मिल नहीं सकता है। लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, पत्थर हो, इसका आयात ये लोग दूसरे कंट्री से किया करते थे। अब यहां पर आपको एक पॉइंट ये फंस रहा है कि कौन सा चीज कहां से मंगाया करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले है तांबा। ये तांबा कहां से मंगाया करते थे, तो ये तांबा जो है राजस्थान से, ठीक है, ये राजस्थान और ओमान से तांबा का इन लोग आयात किया करते थे। टीन का आयात कैसे करते थे, तो टीन का ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ईरान प्लस अफगानिस्तान से। तीसरा जो याद रखना है, गोल्ड। गोल्ड ये लोग कर्नाटका से मंगाते थे। कहां से? कर्नाटका से मंगाते थे। और स्टोन जो था, स्टोन ये गुजरात से प्लस ईरान से और अफगानिस्तान से ये मंगाया करते थे। इसी चीज का यहां पर चर्चा किया गया है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे, तांबा। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी करते थे, ओमान भी है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाले धातु टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था और पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य जो पत्थर थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, ये पूरा जो पॉइंट है उसको मैं यहां पर नोटेड कर दिया हूं, इसको आप लोग कहीं पर नोट डाउन करके पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। ठीक है, अब हम लोग भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। नॉर्मल सी बात है कि जो भाई खेती करेगा वही तो फसल का उत्पादन करेगा। क्या शहरों में रहने वाले लोग कभी अनाज उगाते हैं? नहीं उगाते हैं। गांव में रहने वाले लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, पैसा देकर खरीद लेते हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाया करते थे। यानी उस समय खेती का विकास हो चुका था, अस्थायी जीवन आ चुका था। इस कारण से वहां के लोग जो थे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों का उगाना प्रारंभ कर दिया था। अब आगे बात करते हैं। जमीन की जुताई के लिए लोग हल का प्रयोग करते थे। एक बनावली एक जगह है, ठीक है, एक स्थल ही है, इस बुक में इसका चर्चा नहीं किया गया है। इसी बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वह प्रायः लकड़ी से बने जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में इस चीज से यह पता चलता है कि वो लोग
खेती करने के लिए हल का प्रयोग जुताई के रूप में किया करते थे। बारिश बहुत कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। मतलब कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम हुआ करता था और इस कारण से पानी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था और उसे सिंचाई का काम किया जाता था। अब देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते होंगे और बस्ती के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बिल्कुल है, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालेंगे तो उनको पीने के लिए पानी, चरने के लिए चारागाह जरूर होता होगा और सूखे महीने में मवेशियों को झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता होगा। बिल्कुल है, वे बेर जैसे फसल भी इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवर का शिकार करते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हल्का हल्का आपको माइंड में इसको सेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब देखिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धौलावीरा कहाँ है, तो कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहां से साफ पानी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता कई नगर 2 भागों में विभक्त था, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था। उसका जो उत्तर होगा वो होगा धौलावीरा। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर के ऊंचे ऊंचे दीवारी बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यानी कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होने के जो साक्ष्य मिले वो भी हमको धौलावीरा से मिले हैं। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी पे जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। यानी बेसिकली इसमें धौलावीरा के बारे में चर्चा किया गया है कि धौलावीरा जो था उसका जो हिस्से थे वो पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारियां बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए एक बड़ा सा स्टेज था, एक बड़ा सा हॉल था, जहां पर हड़प्पा सभ्यता के अदर जो स्थल थे वो 2 भागों में थे, वहीं धौलावीरा जो था ये 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, और ये देखिए गुजरात के, अब यहां देखिए गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती के उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था। तो लोथल कहाँ है, गुजरात के खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे है। और लोथल एक बंदरगाह के रूप में भी काम होता था। यानी एक लोथल क्या था, एक पोर्ट भी था। ठीक है, जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर, शंख, धातु जैसी बनाई गई चीज एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिली है। ठीक है, अब यहां पर मुहर तो मिले हैं और मुहर, मुद्रांकन, मुहर जिस पे लिखे जाते थे, और मुहरबंदी क्या होता है कि जैसे मुहर हो गया, जैसे ताला पे आप सील लिखते हैं ना, ताला पे लगा के सील मार दिया जाता है, गवर्नमेंट सील अगर आप देखे होंगे ताला पे, उसी तरह मुहर पे भी गिल्ली मिट्टी लगाकर क्या करते थे, एक छाप बना दिया जाता। तो मुहरबंदी का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, गुजरात से मिला है। ये पढ़िए, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यानी लोथल जो था एक पोर्ट के रूप में काम किया करता था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो मनके बनाने के साक्ष्य जो है ये भी आपको लोथल से मिला है, जिसके बारे में पहले भी आपको चर्चा हो चुका है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहां मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहां गया, हाँ, मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले में बंद करने के लिए मुहाने पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन्हें मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। देखो मुहरबंदी क्या होता था, जैसे कि
मान लीजिए कोई सामान आपको बेचना है तो उसका सील को, जैसे सील लग गया, उस सील पर गिल्ली मिट्टी लगा दी जाती थी और गिल्ली मिट्टी लगाकर थोप दिया जाता था, एक डिजाइन दे दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं सील, जिसको मुहरबंदी कहा जाता है। आज के डेट में भी हम लोग सील वगैरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उस समय भी इस चीज का प्रयोग किया जाता था। यही इसी बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब देखिए, अब सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा किया गया है। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बांट का प्रयोग बंद कर दिया। दूर दूर से कच्चा माल के आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये चीज तो समाप्त हुआ, लेकिन इस समाप्त होने का रीजन क्या था, अब आगे पढ़ते हैं। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, कुछ लोगों का कहना है जंगल का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी और लोग पूरा पेड़ काटकर समाप्त कर दिए। इसके अलावा मवेशियों को बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। मवेशी जो थे वो क्या करते थे, घास पर डिपेंडेंट रहते थे, तो सारा मैदान समाप्त हो गया। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसा हुआ, कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ये हड़प्पा संस्कृति का अंत कैसे हुआ, समाप्ति कैसे, कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गए, कुछ लोग सूखा पड़ गया, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा पेड़ ही समाप्त हो गया, लेकिन इसका स्पष्ट जानकारी अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन के असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कुछ लोग पूरब और दक्षिण इलाके में नई छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगर का विकास हुआ, जो हम लोग अध्याय 5 और अध्याय 8 में देखेंगे, जिसको बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। उत्तर वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड के बारे में इसका चर्चा हुआ है। अब आगे यहां देखते हैं। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, ठीक है। तो मिस्र जो है वो बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं को मरने और उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। तो मम्मी क्या होता है समझ में आ गया ना, ठीक है। लोगों के शवों को पिरामिड में जो दफना कर रखा जाता है उसको मम्मी के नाम से जाना जाता था। उनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, जानवर शामिल थे। इसका मतलब यह था कि वो लोग सोचते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन उपलब्ध है, इसलिए ये लोग उसके साथ साथ ये लोग दफनाने का काम किया करते थे। उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। सोचिए कितना गंदा है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है कि शवों को दफनाने में सबसे ज्यादा धन दौलत जो खर्चा करता है वो मिस्र ही करता है। ये रहा पूरा चैप्टर, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मजा आया होगा। हर एक पॉइंट्स को कवर किया हूं। मुझे होप है कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में जरूर आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीटेट रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा आपको मिलेगा। तो बेफिक्र होकर टाइटेनियम एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।